दिल्ली में लग गई झाड़ू, ठीक है, गुजरात में लगेगी झाड़ू, दिल्ली में लग गई झाड़ू, दिल्ली में लग गई झाड़ू, गुजरात में लगेगी झाड़ू, गुजरात में लगेगी झाड़ू। धन्यवाद। भाई संजय सिंह को प्रार्थना करेंगे, अपनी बात रखिए। भाई संजय सिंह। भारत माता की इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। मंच पर आसीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, गुजरात और गोवा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी आदरणीय दिनेश वाघेला जी, गुजरात प्रदेश के संयोजक सुखदेव भाई, कन्हू भाई, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे अनिरुद्ध भाई, उपस्थित नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मीडिया के मित्रों, दिल्ली में 8 दिसंबर को एक चुनाव परिणाम आया जिससे पूरे देश के अंदर नई राजनीतिक चेतना का उभार हुआ है, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और उस दिल्ली की लड़ाई में सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं शामिल हुए, उस लड़ाई में अमेरिका से भी आईटी प्रोफेशनल्स आके हिस्सा लिए, उस लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले हिंदुस्तानी ने भी आके हिस्सा लिया, उस लड़ाई के अंदर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतीय जो इस देश की भ्रष्ट व्यवस्था से पीड़ित थे उन्होंने भी हिस्सा लिया। और हिंदुस्तान के हर कोने से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, और खास तौर से गुजरात के साथियों ने जाकर वहां पर हिस्सा लिया और दिल्ली की फतेह कराई। इसके लिए आप सबको बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। दिल्ली के चुनाव की जीत को कई लोग अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करते हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना यह है कि हिंदुस्तान की राजनीति की सड़ी गली व्यवस्था से जो लोग निराश हो चुके थे, जो लोग हताश हो चुके थे, जो ये मान बैठे थे कि अब इस देश की राजनीति का कोई सुधार नहीं हो सकता है, धन बल और बाहुबल के बगैर राजनीति नहीं हो सकती है, दिल्ली की जनता ने साबित किया कि नहीं, धन बल और बाहुबल के बगैर आम आदमी की राजनीति हो सकती है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर झाड़ू लगाए। और यह विश्वास इसलिए भी होता है मित्रों कि राखी बिरला 26 साल की टीवी जर्नलिस्ट जिसने अपनी नौकरी छोड़ के कहा नहीं आम आदमी का साथ देंगे, उसको पार्टी ने चुनाव लड़ाया मंगोलपुरी से, और उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे राजकुमार चौहान जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। हजारों करोड़ की संपत्ति है उस व्यक्ति की, और राखी बिरला ने घर घर जाके चंदा इकट्ठा करके 3 लाख रुपए खर्चा करके चुनाव में उस मंत्री को हराने का काम किया। यह विश्वास इसलिए भी पैदा होता है कि दिल्ली कैंट से कुंवर तंवर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, 1500 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति है, उस व्यक्ति को हराने का काम 26/11 के बहादुर जवान कमांडो सुरेंद्र सिंह ने किया आम आदमी पार्टी की ओर से। यह विश्वास इसलिए भी पैदा होता है कि प्रेम सिंह चौधरी जो आजादी के बाद से कभी हारा ही नहीं था, अंबेडकर नगर की विधानसभा सीट में जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद वो व्यक्ति कभी हारा नहीं, अशोक चौहान दिल्ली का रणजी खिलाड़ी, उसने प्रेम सिंह चौधरी को 11,000 वोटों से चुनाव हराया। आम आदमी की ताकत पर इसलिए भी यकीन होता है
कि हमारी बहन संतोष कोली, जिसका एक कांग्रेस के विधायक ने षड्यंत्र करके दुर्घटना करा दी थी और उसकी मौत हो गई थी उस दुर्घटना में, उस संतोष कोली के भाई धर्मेंद्र कोली ने, जिसकी उम्र मात्र 27 साल है, उस धर्मेंद्र कोली ने 4 बार के उस कांग्रेसी विधायक को 15,000 वोटों से सीमापरी से चुना है। और आम आदमी की ताकत पे इसलिए भी यकीन होता है कि जब अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले भाजपा ही कहते थे, पूरे चुनाव में कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की बी टीम है, आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की बी टीम है। हम लोगों ने कहा बी टीम है या ए टीम है, इसका पता तब चलेगा कि शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। अगर हिम्मत है तो विजय गोयल और हर्षवर्धन को भी शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ाओ, पता चल जाएगा कौन ए टीम है कौन बी टीम है। लेकिन भाजपाइयों की हिम्मत नहीं हुई, इनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, दोनों मिलकर इस देश को लूटना चाहते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और आम आदमी की ताकत पे यकीन उस दिन हुआ। हमसे पत्रकार बंधु कहते थे, संजय जी आप लोगों की एक सीट आ रही थी अरविंद केजरीवाल की, उनको भी आपने फंसा दिया। हमने कहा यह तो तय होगा तब जब 8 दिसंबर को ईवीएम की मशीन खुलेगी। और आपको जान के हैरानी होगी और इस बात पे गर्व भी होगा कि शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सिर्फ 3 बूथों को छोड़ के, जहां राहुल गांधी और प्रधानमंत्री और शीला दीक्षित खुद रहती हैं, सोनिया गांधी खुद रहती हैं, उन बूथों से भी अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते थे। यह है आम आदमी की ताकत। और उनके घरों में काम करने वाले कर्मचारी, क्योंकि नई दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, वहां सांसद भी रहते थे, वहां मंत्री भी रहते थे, वहां प्रधानमंत्री का भी घर, वहां शीला दीक्षित का भी घर। हमारे कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए जाते थे तो काम करने वाला, उसके घर का माली और ड्राइवर आते थे, चुपके से कहते थे 10 रुपए चंदा हमारी ओर से भी केजरीवाल जी के लिए ले। कहते थे वोट भी देंगे, प्रचार भी करेंगे, और ये हमारा इस यज्ञ के अंदर ये हमारा योगदान भी लेके जाओ। और 25,863 वोटों से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनाव में हराया। यह है आम आदमी पार्टी की ताकत। कल हमसे कह रहे थे पत्रकार बंधु की नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दो ही लोगों का नाम इस देश की राजनीति में चर्चा में है। एक तरफ से कांग्रेस की ओर से, एक तरफ से नरेंद्र मोदी भाजपा की ओर से। नरेंद्र मोदी अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो उनको अमेठी से जाकर राहुल गांधी से सीधा मुकाबला करना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। आप इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो? मैच फिक्सिंग करके डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उनके खिलाफ नहीं लड़ेगा। डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी उनके खिलाफ नहीं लड़ेगा। डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। डिंपल यादव निर्विरोध चुन के कन्नौज से सांसद क्यों है? इनका प्रचार किसने किया? कहां से इनको मैच फिक्स हुआ? इसका जवाब कांग्रेस भाजपा सबको देना चाहिए। इस देश के अंदर ये राजनीति के बड़े परिवारों को मिला के नूरा कुश्ती चल रही है। यहां तुम लूट लो, वहां हम लूट लें। और भ्रष्टाचार के मामले में तो बाकायदा प्रतियोगिता चल रही है। भाजपा ही कह रहे हैं हमसे आगे तुम नहीं जा सकते कांग्रेसियों। बोले टोल प्लाजा पे गुंडागर्दी करने वाला सांसद कौन? बोले विट्ठल भाई। बोले कांग्रेस में तुम ठीक नहीं हो, भाजपा में आ जाओ। छाती पीट रहे थे कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद ये भाजपाई पूरे देश के अंदर। अरे हम तो कर्नाटक हार गए,
हार इसलिए गए कि हमने भ्रष्टाचारी येदियुरप्पा को निकाला। देखो देखो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने ईमानदार हैं। हमने येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई की, इसलिए हम कर्नाटक का चुनाव हार गए। छाती पीटते थे कि नहीं पीटते थे? पीटते थे कि नहीं पीटते थे? उसी येदियुरप्पा को शामिल करके नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के मित्रों, अगर तुम्हारे पास कलमाड़ी है तो हमारे पास भी येदियुरप्पा है, बराबर प्रतियोगिता चल रही है बाकायदा भ्रष्टाचार के खिलाफ। इनकी लड़ाई को आप बहुत बारीकी से देख सकते हो। इनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष था बंगारू लक्ष्मण, किसमें दलाली खाई? रक्षा सौदे में। ये राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पूरे देश के सामने पकड़े जाते हैं, उसको सजा होती है। लेकिन आज भी बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी में पड़ा हुआ है। पूछना इनसे, चुनाव में आए तो इनसे सवाल करना कि क्यों रखे हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अभी भी बंगारू लक्ष्मण तुम्हारी पार्टी में क्यों है? इनसे सवाल पूछ। आ रहा हूं, अभी गुजरात पहुंच रहा हूं, चिंता मत करो। आ रहा हूं। इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए नितिन गडकरी साहब, बहुत बढ़िया भ्रष्टाचार किया उन्होंने, आप जान भी नहीं सकते थे। वो तो मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा, केजरीवाल ने थोड़ा खोला, मीडिया वालों ने पूरा दिखा दिया। बोले साहब ड्राइवर भी उनका डायरेक्टर है। ये कला सीखी आप गडकरी साहब से। मीडिया वाले तो किसी को छोड़ते नहीं, पहुंच गए माइक लेके एक डायरेक्टर के घर। बोले साहब डायरेक्टर कहां है? तो उनकी पत्नी निकली, बोले भैया यहां तो कोई डायरेक्टर नहीं है, तो ज्योतिषी का घर है, उसे भी डायरेक्टर बना रखा था। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में पड़े और ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी देश में भ्रष्टाचार से लड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी एक लंगड़ा लूला लोकायुक्त है गुजरात के अंदर बनाने के लिए तुमने एड़ी चोटी की लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक के जाकर लोकायुक्त को रोकने का काम किया और लोकायुक्त बनाया भी तो अपने हाथों की कठपुतली बनाया। ये पूरे गुजरात के लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने की तुम्हारी मंशा साफ नहीं है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देते हैं, किसको लेके देते हैं? एक आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा का मर्डर हुआ था गुजरात में, आपको याद है ना? उसके परिवार को हम लोगों ने बुलाया था दिल्ली में अन्ना जी के मंच पे, जंतर मंतर पे, और उसके सांसद में दीनू सोलंकी जो आज जेल के अंदर है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, उसके मर्डर में, अमित जेठवा के मर्डर केस में जो सांसद अंदर है वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो क्यों है ये सवाल भाजपा के लोगों से और नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि बाबू भाई बुखेरिया जो यहां का मंत्री है, जिसको 3 साल की सजा भ्रष्टाचार के मामले में हो चुकी है, वो आपकी सरकार में मंत्री कैसे है अगर तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हो? पुरुषोत्तम सोलंकी जो 400 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट से उसके खिलाफ डायरेक्शन हो चुका है, वो तुम्हारी सरकार में मंत्री कैसे है? इसका जवाब दो। हमने दिल्ली का चुनाव बिजली के सवाल पे लड़ा और तब ये पार्टियां हंसी उड़ा रही थी, लेकिन दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाले से लेकर हर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ और उसने कहा कि नहीं, इस बिजली की महंगाई, इस महंगी बिजली के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आम आदमी पार्टी का साथ देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, बिजली का दाम हम लोगों ने आधा किया और ऑडिट कराने का सीएजी से ऑर्डर किया है। कंपनियों की जांच होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा और सारे भ्रष्टाचारी उठा के अंदर किए जाएंगे। और गुजरात में तुमने क्या कर रखा है? टोरेंट, तमाम कंपनी
और उन सारी कंपनियों के साथ अनाप शनाप सौदेबाजी करके सस्ती बिजली जहां केंद्र सरकार से आपको मिल सकती है उसको न लेकर के इन कंपनियों से महंगे दामों पर अडानी से और तमाम कंपनियों से बिजली लेके गुजरात की बिजली देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे महंगी बिजली है। इसको भी लोकसभा के चुनाव में मुद्दा बनाना है। यह आम आदमी का मुद्दा है और इसको भी हम लोग अपने मुद्दे में शामिल करेंगे। साथियों, ये दोनों भाई भाई मिले हुए हैं। लोगों ने हमसे कहा कि कांग्रेस हारती है जहां वहां बीजेपी आ जाती है, बीजेपी हारती है जहां वहां कांग्रेस आ जाती है। राजस्थान में कांग्रेस हारी तो बीजेपी आ गई। तो मैंने कहा यह मजबूरी का विकल्प है, स्वाभाविक विकल्प नहीं है, क्योंकि जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। एक ईमानदार अच्छा विकल्प दिल्ली में लोगों को आम आदमी पार्टी के रूप में मिला तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को वहां लोगों ने नकार दिया, आम आदमी पार्टी का साथ दिया। इसी तरीके से 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक ईमानदार विकल्प लोगों के सामने है और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर झाड़ू चलेगी, यह हमारा यकीन है आम आदमी की ताकत के भरोसे। क्योंकि आपको देख रहे हैं लोग, आरटीआई का मसला आता है, बोले आरटीआई के दायरे में राजनीतिक पार्टियों को आना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले कहा बिल्कुल आना चाहिए। एक एक पैसे का हिसाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे चंदे पे सवाल उठा रहे थे, मैंने एक टीवी चैनल पे कहा भाजपाइयों और कांग्रेसियों अपना खाता लेकर रामलीला मैदान में आ जाओ, हम भी 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। कोई जवाब नहीं दिया किसी ने, बोलती बंद हो गई। क्यों जवाब दोगे? मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ मीडिया वालों के सामने ये बात कह रहा हूं। आपको मालूम है, कोयला घोटाला करने वाली कंपनियों ने कांग्रेस को भी चंदा दिया है, बीजेपी को भी चंदा दिया है, समाजवादी पार्टी को भी चंदा दिया है, बीजू जनता दल को भी चंदा दिया है, डीएमके को भी चंदा दिया है। तो जब तुमने कोयला की दलाली करने वाली कंपनियों से चंदा खाया है, अपने मुंह पे कालिक लगवाई है, तो कोयला घोटाले के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हो सकती है। ये तुम्हारा एक ढोंग है जो पूरा देश देख रहा है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अजय संचेती जो भाजपा का राज्यसभा का सांसद है, जो नितिन गडकरी का करीबी है, कोयला घोटाले में कांग्रेसी नेताओं के साथ उसका भी नाम शामिल है, रमन सिंह का भी नाम शामिल है, शिवराज का भी नाम शामिल है, वसुंधरा राजे ने भी क्लियरेंस दिया है। उस पूरी फाइल को देखना, उसको पढ़ना। 1,86,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में कांग्रेस बीजेपी दोनों ने अपना हाथ काला किया है, दोनों भ्रष्टाचारी हैं। इनसे देश को बचाने के लिए आम आदमी को आगे आना होगा। ये दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। बोले आरटीआई के मसले में जब कहा गया कि पार्टियों को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो गए। दागी सांसदों को जब रोकने की बात हुई, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो गई। जन लोकपाल कानून कमजोर करने की बात हुई, कांग्रेस बीजेपी एक हो गई। कोयला घोटाले में घोटाला करने की बात हुई, कांग्रेस बीजेपी एक हो गई। देश में भ्रष्टाचार और लूट करने की बात है तो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अगर आज कोई उम्मीद की किरण है तो आम आदमी के हाथ में ये झाड़ू जो है, ये उम्मीद की किरण है। इससे राजनीति की गंदगी को हम लोगों को मिलकर साफ करना है, क्योंकि नकली नारों में आपको उलझा रखा है, बहुत ही नकली नारों में। अंग्रेज इस देश से गए तो इन नेताओं को एक पुड़िया देके गए, बांटो और राज करो। यह सीख लिया हमारे इन काले अंग्रेजों ने, बांटो और राज करो। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं 66 साल में? बताओ ईमानदारी के साथ। मैं तो जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं वहां तो ऐसा बांटो और राज किया है कि यादव की पार्टी अलग है, दलित की पार्टी अलग है, ठाकुर की पार्टी अलग है, ब्राह्मण की पार्टी अलग है, हिंदू की पार्टी अलग है, मुसलमान की पार्टी अलग। इतने टुकड़े कर दिए समाज के। बिहार में चले जाओ, यही टुकड़ा कर दिया।
गुजरात में चले जाओ, यहां भी जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे विभाजन कर दिया। लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश का हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण इन भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ एकजुट हो जाएगा तो ये बांटो और राज करो की राजनीति करने वाले हिंदुस्तान की राजनीति से बेदखल हो जाएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये राजनीति बंद करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा साथियों। इसका इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाता है। ये कम्युनल है, ये सेक्युलर है, ये कम्युनल है, ये सेक्युलर है। मैंने एक दिन सोचा कि वास्तव में कौन कम्युनल है, कौन सेक्युलर है, जरा याद किया जाए। मुझे याद है मुलायम सिंह यादव 1977 में जनसंघ में थे, जनसंघ और जनता पार्टी एक साथ थी, मुलायम सिंह उसके साथ थे, तब वो कम्युनल थे। 1989 में जनता दल में थे, भाजपा साथ में थी, तब वो कम्युनल थे। उसके बाद वो कल्याण सिंह के साथ रहे तो वो कम्युनल थे। आज कांग्रेस के साथ है तो सेक्युलर हो गए। मुझे याद आई मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 बार थी तब वो कम्युनल थी, आज कांग्रेस के साथ है तो सेक्युलर हो गई। मुझे याद आई ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो कम्युनल थी, कांग्रेस के साथ थी तो सेक्युलर हो गई। मुझे याद आई जयललिता कांग्रेस के साथ थी तो सेक्युलर थी, भाजपा के साथ थी तो कम्युनल हो गई। मुझे याद है करुणानिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो कम्युनल थे, कांग्रेस के साथ आए तो सेक्युलर हो गए। मुझे याद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो कम्युनल थे, कांग्रेस के साथ है तो सेक्युलर हो गए। मुझे याद है चौधरी अजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो कम्युनल हो गए, कांग्रेस के साथ है तो सेक्युलर हो गए। मुझे याद है रामविलास पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो कम्युनल थे, आज कांग्रेस के साथ है तो सेक्युलर हो गए। मुझे याद है लालू यादव जनसंघ और जनता पार्टी में 77 में थे, 89 में जनता दल बीजेपी साथ साथ थे, तब वो कम्युनल थे, आज कांग्रेस के साथ है तो सेक्युलर हो गए। कौन कम्युनल है, कौन सेक्युलर है, जरा हमको बताओ। ये आपको सिर्फ लड़ाते हैं मित्रों, सिर्फ लड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान की लाश एक साथ बिछी हो, दलित सवर्ण की लाश एक साथ बिछी हो और इन नेताओं को कह दिया जाए कि इसके ऊपर से चढ़ के जाओ तो दिल्ली की सत्ता मिल जाएगी, हाथ मिला के आपकी लाशों पे चढ़ के जाएंगे। इनसे सावधान हो जाना। ये बेईमान लोग हैं, ये बांटो और राज करो की नीति पर चलना चाहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, जिसने कहा कि हिंदू की पार्टी नहीं, ये मुसलमान की पार्टी नहीं, ये अगड़ा की पार्टी नहीं, ये पिछड़ा की पार्टी नहीं, ये दलित की पार्टी नहीं, ये सवर्ण की पार्टी नहीं, ये 121 करोड़ हिंदुस्तानियों की आम आदमी की पार्टी है और हम सब मिलकर इस देश को बचाना चाहते हैं। सबको मिलकर एकजुट होकर अपनी समस्याओं के ऊपर सोचना होगा। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम पे अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां देश की आधी आबादी को पीने का साफ पानी नहीं मिलता। हम उस देश में रहते हैं जहां हमारे बच्चों के उच्च शिक्षा का इंतजाम नहीं और अच्छे स्कूलों में एक आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। हम उस देश में रहते हैं जहां उड़ीसा के काला हांडी में 19 लोग वो अनाज खा के मर जाते हैं जो अनाज सुअर खाता है। हम उस देश में रहते हैं साथियों। इसलिए हम सबको इन बांटो और राज करो के नेताओं से सावधान रहना है। इनकी राजनीति को अगर खत्म होना है, खत्म करना है तो ये मुट्ठी बांधनी पड़ेगी। पूरा गुजरात एक हो जाएगा जिस दिन कोई भी यहां पर नेता बांटो और राज करो की राजनीति नहीं कर पाएगा। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, क्योंकि आपका इतिहास क्या रहा है ये याद रख लेना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती, जिसने पूरे दुनिया को अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक लंबी फौज गुजरात से निकली और जब इस देश में आपातकाल लगा
तो हिंदुस्तान में स्वर्णिम अक्षरों में आपातकाल को खत्म कराने का जिस राज्य का नाम लिखा जाता है वो गुजरात है, जहां से नव निर्माण आंदोलन चला था और चिमन भाई पटेल की सत्ता को उखाड़ के आपने फेंका था। आप अपने क्रांतिकारी इतिहास को याद कर लेना। और हिंदुस्तान में आम आदमी की ताकत क्या है? 77 में चुनाव हो रहा था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, चुनाव लड़ रही थी रायबरेली से, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे राजनारायण जी, उनके पास पैसा नहीं था, कुर्ता फैला के लोगों से कहते थे रायबरेली के लोगों, देश के प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ रहा हूं, पैसा दे दो। कोई 2 रुपए डालता था, कोई 5 रुपए डालता था। रायबरेली की जनता ने राजनारायण को नोट भी दिया, चुनाव में वोट भी दिया। जब बक्सा खुला तो 66,000 वोटों से राजनारायण चुनाव जीते और ये देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी। यह है आपकी ताकत, यह आम आदमी की ताकत। इसलिए आज आपको तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, गोली चलाने की जरूरत नहीं है, डंडा चलाने की जरूरत नहीं है, झगड़ा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ईवीएम मशीन पे झाड़ू का निशान देख के बटन दबा देना, जो उसमें आवाज निकलती है ची, तो नेताओं की हो जाएगी पी। यही काम आपको करना है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने की भी कोशिश की जा रही है, डराने की भी कोशिश की जा रही है। मुझे पता चला कि सांबरकांठा के हमारे एक महिला वकील हैं परवेज बेगम, उनको परेशान करने की कोशिश की गई, आईबी के लोग उनके यहां पहुंच गए। एक रिटायर्ड डीवाईएसपी है, उनके यहां पहुंच गए धमकाने की, कहा ये आम आदमी पार्टी के चक्कर में पड़े हो। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं आप लोगों से कि इस आंदोलन ने संकल्प लिया है गांधी के रास्ते पर चलने का। इस आंदोलन ने संकल्प लिया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर चलने का। इस आंदोलन ने संकल्प लिया है अहिंसा के रास्ते पर चलने का। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकती, इसलिए हमने नारा दिया है, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। आओ चलाओ लाठियां जितनी चला सकते हो। मैं खुलेआम चेतावनी देना चाहता हूं गुजरात पुलिस के लोगों, जिस दिन मर्जी करे लाठी लेके आ जाना, आम आदमी पार्टी की फौज अपना सीना लेके तुम्हारे सामने आ जाएगी। हम तुम्हारी लाठियों और जेल से डरने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर उनकी आवाज को दबा नहीं सकते। ये आम आदमी की आवाज है, दिल्ली में भी गूंजी है, गुजरात में भी गूंजेगी, आप इसको रोक नहीं पाओगे। और जितनी दबाने की कोशिश करोगे उतनी जोर से आवाज निकलेगी। साथियों, हमारी हालत क्या बना रखी है इन लोगों ने। अभी जिक्र कर रहे थे सादगी का। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो ऑफिस में पहुंचने के बाद पहला ऑर्डर किया कि ये लाल बत्ती की गाड़ी में बैठने के बाद नेताओं का दिमाग खराब हो जाता है। वो बत्ती साए साए करती है तो नेता भी साए साए करने लगता है, तो इसलिए उस बत्ती का भूत उतार दिया। पहला ऑर्डर किया। आज सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, मैं आपके सामने गिनाना चाहता हूं और आप पूछना भाजपाइयों से, जब ये आपके बीच में आए निकम्मे, तो इनसे सवाल करना, इनसे पूछना कि बताओ 20 दिन के अंदर तुम्हारी राजस्थान की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने जितना काम अरविंद केजरीवाल ने किया, अगर उतना काम करके दिखाया हो तो कल अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। हमें सत्ता का मोह नहीं है, लेकिन हमने 20 दिन के अंदर अपने घोषणा पत्र के इतने वादे पूरे किए हैं कि आजादी के बाद हिंदुस्तान की किसी भी सरकार का एक भी उदाहरण नहीं मिल सकता कि घोषणा पत्र के इतने मुद्दे को पूरा करने का काम सरकार ने किया। बिजली का दाम आधा किया दिल्ली की सरकार ने, पानी 700 लीटर मुफ्त देने का वादा पूरा किया दिल्ली की सरकार ने, बिजली कंपनियों की सीएजी ऑडिट कराने का वादा पूरा किया दिल्ली की सरकार ने, व्यापारियों को राहत देने के लिए एफडीआई रिटेल रोकने का काम किया दिल्ली की सरकार ने,